पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। कांग्रेस के लोग जहां से सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। राहुल गांधी के लिए कोर्ट से बहुत बड़ी बुरी खबर आई है। राहुल के ब्रिटिश नागरिकता मामले पर नया ट्विस्ट आ गया है। आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी लगातार देश हित में काम करके दिखा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ एक खास एजेंडे के तहत तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी हुई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के करीबी लोग मोदी सरकार की खूब आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे। इसकी वजह ये है कि पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति मिली। इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, सीएए, ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा जैसे तमाम विचार इस देश की जनता को पहली बार सुनने देखने को मिले। यही वजह है कि आज कांग्रेस के नेता भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। दर्शकों, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर जहां कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी की लाइन से अलग रुख अपनाते हुए मोदी सरकार की नीति का समर्थन किया है। थरूर ने इसे जिम्मेदार कूटनीति करार देते हुए कहा कि ऐसे समय में संयम ही सबसे बड़ी ताकत होती है, न कि कमजोरी। अब उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी उनका स्टैंड यही होता। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के साथ जंग और तेज कर दी है। दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अमेरिका ईरान पर जोर आजमाइश कर रहा है, मगर बीते 20 दिनों में कई ऐसे देश हैं जिनके 100 से ज्यादा जहाज इसी होर्मुज स्ट्रेट से बचते बचाते अपने वतन लौट आए। इन देशों में भारत का भी नाम है। हालांकि मिसाइलों और ड्रोन के खतरों के बीच ये इतना आसान नहीं रहा। आंकड़ों के अनुसार मिसाइलों, ड्रोन्स के हमलों के बीच इन जहाजों में से भारत के 6 जहाज थे। कुछ जहाज ऐसे भी थे जो दूसरे देशों के थे, मगर वो ऑयल और गैस लेकर भारत आए। एनालिस्टों के मुताबिक गैर ईरान से जुड़े जहाज भी ईरानी तटों पर देखे गए। ऐसे में साफ है कि भारत की विदेश नीति मजबूत है और पीएम मोदी की वजह से युद्ध क्षेत्र से भी भारतीय जहाज आसानी से गुजर रहे हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया मान रही है कि सिर्फ भारत ही पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को खत्म कर सकता है। मोहन भागवत ने विभिन्न देशों की ओर से इस युद्ध को रोकने के लिए भारत को दखल देने के लिए कहने का हवाला दिया है। ऐसे देशों में संयुक्त अरब अमीरात और फिनलैंड सबसे आगे है। दर्शकों, आप दर्शक भी मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति से खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में अब तक इनके दाम नहीं बढ़े। लेकिन कांग्रेस ने प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी पार्टी ने कहा कि जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ने वाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विपक्षी पार्टी ने लिखा कि महंगाई मैन मोदी का हंटर फिर चला। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए महंगा कर दिया गया। जहां लोग पहले ही गैस की किल्लत से परेशान हैं, वहीं अब उनसे पेट्रोल पर भी वसूली की जाएगी। इसके बाद एक दूसरे एक्स पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है कि महंगाई मैन ने दिया एक और झटका। पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल भी 22 रुपए महंगा हुआ। इसका मतलब है आप पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ने वाली है। वहीं रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने अब तक 145 करोड़ रुपए की ओपनिंग के साथ इतिहास रच दिया है। हालांकि इस फिल्म ने एक सियासी विवाद को भी जन्म दिया। दरअसल इस फिल्म में सपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे अतीक अहमद से मिलता जुलता एक किरदार दिखाया गया। फिल्म के अनुसार अतीक अहमद का पाकिस्तान की आईएसआई लश्कर तैयबा से लिंक था। फिल्म में उसके पाकिस्तान के समर्थन से यूपी में एक पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की साजिश में शामिल होने की बात भी दिखाई गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस मामले पर कहा कि फिल्म की कमाई बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। ऐसे लोग किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। एसटी हसन ने कहा कि इस फिल्म के जरिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब सवाल उठाया जाएगा तो इसे काल्पनिक करार दिया जाएगा। वहीं एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए धुरंधर 2 बनाई गई है। इस तरह की फिल्में सिर्फ एक साजिश के तहत बनाई जाती हैं ताकि देश में नफरत फैलाई जा सके।
दर्शकों, राहुल गांधी हर बात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे, ताकि लोग ये न पूछ सके कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट पर भारत सरकार के स्टैंड का खुलकर समर्थन दिया है। शशि थरूर पहले इस पर मीडिया में छिटपुट बोलते रहे हैं, लेकिन अब एक लेख लिखकर उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों को जमीनी हालात और राष्ट्रीय हित में अपनी गई रणनीति के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। केरलम के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक शशि थरूर ईरान युद्ध में भारत की ओर से अपनाई गई कूटनीति पर सवाल खड़े करने की भारतीय लिबरल्स की कोशिशों को आईना दिखा रहे हैं। उनका ये लेख इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मुताबिक उनके जैसे जिन लोगों ने पश्चिम एशिया युद्ध पर सरकार की चुप्पी की निंदा नहीं की, लिबरल्स उन्हीं पर निशाना साधने लगे हैं। वो इसे नैतिक कायरता कह रहे हैं। वो हमसे चाहते हैं कि हम ये मांग करें कि भारत नैतिक श्रेष्ठता दिखाते हुए युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन घोषित करे। लेकिन मैं इस संघर्ष पर सरकार की चुप्पी की निंदा नहीं करूंगा। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा है कि जो भारतीय लिबरल्स युद्ध की निंदा की मांग करते हैं, मोरल एब्सोल्यूटिज्म को ही नैतिक साहस समझ बैठे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि विदेश नीति कोई शैक्षणिक सेमिनार नहीं है। यहाँ सिद्धांतों को शक्ति का सामना करना होता है और जहाँ लिए गए फैसलों से लाखों जीवन प्रभावित होते हैं। परिणामों की परवाह किए बगैर निंदा पर अड़े रहना जिम्मेदार की कीमत पर सिर्फ बयानबाजी के विलास में लिप्त रहना है। शशि थरूर ने आगे ये भी कहा कि भारत की कूटनीति हमेशा ही सिद्धांत और व्यवहार के संतुलन पर आधारित रही है। जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्षता वाली नीति शीत युद्ध के समय शत्रुता में उलझने की जगह भारत की संप्रभुता और अस्तित्व पर आधारित थी। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सरकार के फैसलों को बताते हुए शशि थरूर ने यह साफ शब्दों में कहा है कि जब भी राष्ट्रीय हित का टकराव सिद्धांतों से हुआ है, भारत ने चुप्पी को ही अपना हथियार बनाया है। इसके लिए उन्होंने सोवियत संघ के द्वारा 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाक किया और 1968 का जिक्र किया और साथ ही 1979 में अफगानिस्तान में किए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों का उदाहरण भी दिया, जिसकी निंदा करने में हमने बचने की कोशिश, क्योंकि मॉस्को के साथ अपने रिश्तों को हम खतरे में डालने का जोखिम नहीं ले सकते थे। थरूर का ये कहना है कि ना तो तब सोवियत आक्रमण पर हमारी चुप्पी का ये मतलब था कि हमने उसका समर्थन किया और ना ही यूक्रेन में रूस के हमले और ईरान पर इजराइल और अमेरिका के अटैक का यही अर्थ हो सकता है। भारत का न सिर्फ अमेरिका के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, बल्कि खाड़ी देशों में हमारा बहुत बड़ा हित दांव पर है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से हमारे अपने हितों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में चुप्पी कायरता नहीं है, ये क्षेत्र की वास्तविकता और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश की एक गंभीर हकीकत है। शशि थरूर के अनुसार सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब किसी के सामने झुकना नहीं है। भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक न्याय की आवाज बुलंद की है और हमें पता है कि संवेदनशील मुद्दों पर कब चुप रहना ही उचित है। जियोपॉलिटिक्स की इसी सच्चाई को समझाना और समझना दोनों जरूरी है। इसलिए ये नैतिक सरेंडर नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदार कूटनीति है। तो देखा आपने कैसे शशि थरूर ने ये बता दिया कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी भारत ने चुप्पी को अपना हथियार बनाया था। ऐसे में आज जो लोग अमेरिका और इजराइल की निंदा ना करने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें शशि थरूर ने कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा है। दर्शकों, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे इस मामले में अब कोर्ट का रुख काफी कड़ा नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के जो आरोप लगे हैं, उस पर गुरुवार को जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच में बड़ी सुनवाई हुई। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते कोर्ट में काफी गहमा गहमी रही। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े कुछ बेहद खास दस्तावेज बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे गए। इन गोपनीय कागजातों को पढ़ने के बाद
कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को और भी अहम माना है। जज ने साफ कहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए, ताकि भारत सरकार के पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो भी रिकॉर्ड मौजूद हैं उसे कोर्ट के सामने रखा जा सके। कोर्ट ने अब भारत सरकार से इस पूरे मामले पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस बार की गहमा गहमी भरी सुनवाई में केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे और गृह सचिव विवेक मिश्रा खुद मौजूद रहे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर मोड़ ले चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए उन आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की जो 2019 में राहुल गांधी को जारी किए गए एक नोटिस से संबंधित थे। इस नोटिस में उनकी नागरिकता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर है। उनका दावा है कि राहुल गांधी के पास सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटिश की नागरिकता भी है। उन्होंने कोर्ट में कुछ ऐसे सबूत पेश करने की बात कही है जो दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता ले रखी है। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि राहुल गांधी पर पासपोर्ट एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून जैसी बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। बता दें कि यह मामला पहले रायबरेली की कोर्ट में था, जिसे हाई कोर्ट के आदेश पर पिछले साल ही लखनऊ ट्रांसफर किया गया था। अब जब मामला सीधे हाई कोर्ट की निगरानी में है तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। वहीं अब पूरा दारोमदार केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर है। कोर्ट ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया है, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 6 अप्रैल की तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि उसी दिन पता चलेगा कि केंद्र सरकार के पास मौजूद दस्तावेजों में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या छिपा है। फिलहाल तो पूरी सियासत इस बात पर टिकी है कि गृह मंत्रालय अपने हलफनामों में क्या लिखता है। विघ्नेश शिशिर के अलावा बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद एमएचए ने 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को उनकी नागरिकता से संबंध में तथाकथित स्थिति बताने को कहा गया था। अपनी 2015 की शिकायत में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है। यूनाइटेड किंगडम के कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए आवेदक ने कहा है कि राहुल गांधी यूके के नागरिक है, जिन्होंने अगस्त 2003 में एमएस बैक ऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी। आवेदक का आरोप है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और स्वेच्छता से अपनी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की। उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन आईडी थी और उन्होंने लंदन और हैम्पशायर में कुछ खास पते दर्ज कराए। उनका आगे यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2006 में कंपनी के सालाना रिटर्न जमा किए, जिसमें उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी। इसके बाद 17 फरवरी 2009 को एक अर्जी के जरिए कंपनी को भंग कर दिया गया। इसके अलावा उनका दावा है कि 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ते समय राहुल गांधी ने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने एमएस बैकऑप्स लिमिटेड का मालिक होने की बात स्वीकार की थी और बार्कलेज बैंक लंदन ब्रांच में अपने एक विदेशी बैंक खाते की जानकारी दी थी। वैसे पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाई थी। नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में सावरकर के बारे में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने की चेतावनी दी। वीर सावरकर पर कथित टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस तरह के बयान का कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। दर्शकों, पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर केंद्र के रुख पर मोदी सरकार को कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का समर्थन मिला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बाद पार्टी के एक और सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध में मोदी सरकार के स्टैंड को सही बताया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि यह समझना जरूरी है कि पश्चिम एशिया में एक युद्ध नहीं हो रहा है, वहां कई युद्ध एक साथ चल रहे हैं। इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है, किसी एक का पक्ष लेना, यह सिर्फ मध्य पूर्व के डायनामिक्स तक ही सीमित नहीं है। खैर, ये हमारी लड़ाई नहीं है। मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में हम हमेशा हाशिए के लिए खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि अगर हम सावधान हैं, मैं समझता हूं कि शायद हम सही चीज कर रहे हैं, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता असल में यही है, अपने हितों की रक्षा करने और आगे बढ़ने की क्षमता।
वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी एक लेख लिखकर खाड़ी में अपनाई जा रही भारत की नीति के लिए मोदी सरकार के रुख का समर्थन किया है। शशि थरूर ने कहा है कि भारत की चुप्पी नैतिक सरेंडर नहीं बल्कि एक बहुत जिम्मेदार कूटनीति है। थरूर ने कहा है कि जियोपॉलिटिक्स की इसी सच्चाई को समझना जरूरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इन दोनों नेताओं का स्टैंड पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से अलग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेरा सरकार के रुख पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी का तर्क है कि भारत को ईरान पर हुए सैन्य कार्रवाई का खुला विरोध करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भारत की चुप्पी को विदेश नीति के लिए खतरा तक कह दिया है। लेकिन शशि थरूर और मनीष तिवारी ने जिस तरह से सरकार का समर्थन कर दिया है, उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफे नहीं थम रहे हैं। असम से लेकर केरल तक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केरल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कन्नूर से लोकसभा सांसद सुधाकरन ने पार्टी नेतृत्व को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधाकरन कन्नूर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं असम में भी कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। असम में कांग्रेस के कई नेता चुनाव से पहले पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। वहीं अब असम की मार्गरेटा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतीक बरदोलोई ने अपनी उम्मीदवारी वापस कर दी है। इससे पहले प्रतीक बरदोलोई के पिता प्रभुत्व बरदोलोई ने भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार प्रतीक बरदोलोई ने अपने पिता प्रभुत्व बरदोलोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा है। प्रतीक बरदोलोई ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा है कि पार्टी के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के साथ मैं मार्गरेटा विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के अपने फैसले से अवगत कराना चाहता हूं। मेरे पिता के दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के फैसले के बाद मुझे लगता है कि मेरे लिए उम्मीदवार के रूप में बने रहना उचित नहीं होगा। हालांकि मैं दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस के आदर्शों से मेरा विश्वास अटूट है। नेतृत्व जो भी उचित समझेगा, मैं पार्टी के लिए और मार्गरेटा के विकास के लिए काम करना जारी रखूंगा। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को चौतरफा झटका लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें